सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 बोलता है फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। मतलब या तो कोई कस्टम क्वेश्चन में है या कोई राइट, किसी का राइट क्वेश्चन में है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन इज as to the existence of any right or custom are relevant। ठीक है, कि किसी का ये राइट है कि नहीं है, ये कस्टम है कि नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी रेलेवेंट है। ये क्वेश्चन है कि राइट या कस्टम है वो रेलेवेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं। मतलब कि अब जैसे मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, या मान लो ह्यूमन राइट मान लो आप अपना, या कोई कस्टम ले लेते हैं। चलो मान लो कोई फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो, दिवाली, तो वो फेस्टिवल आपका कस्टमरी राइट है कि नहीं है, बहुत उसको सेलिब्रेट करना, और बहुत टाइम से, मतलब इमेमोरियल टाइम से चले आ रहा है ना ये चीज़, तो ये आपका कोई राइट है कि नहीं है उसे सेलिब्रेट करना। तो फैक्ट्स दिए जाएंगे कोर्ट में उसे प्रूव करने के लिए उसके एग्जिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे? एनी ट्रांजैक्शन बाय राइट ऑफ कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कि ये राइट कब क्रिएट हुआ था, ये कस्टम कब आया था, क्लेम हुआ था, मॉडिफाई किया गया था, रिकॉग्नाइज करा गया था सोसाइटी के थ्रू, ये असर्ट किया गया था, डिनाई किया गया था, which was inconsistent with its existence। जो उसके एग्जिस्टेंस से इनकन्सिस्टेंट है वो सारे फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे। देन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम, मतलब कौन कौन से इंस्टेंसेस पे वो कस्टम आपने क्लेम किया, सोसाइटी ने क्लेम किया, रिकोगनाइज किया, एक्सरसाइज किया, इन विच द एक्सरसाइज वॉज डिस्प्यूटेड, असर्टेड एंड डिपार्टेड फ्रॉम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ ऑलरेडी इलस्ट्रेशन इज गिवन, फर्स्ट वील लुक इनटू इट। कि क्वेश्चन है वेदर ए हैज़ द राइट टू फिशरी। ये क्या है? ये क्वेश्चन है, क्या ए के पास राइट टू फिशरी है? अब ए डीड कॉन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, ए की कोई डीड है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो ये राइट टू फिशरी है ना, ये उसके एंसेस्टर्स का भी राइट था, ए के एंसेस्टर्स का। अ मॉर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, ए का जो फादर था ना उसने इस फिशरी को मॉर्टगेज भी किया हुआ था। देन सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय एज फादर इनरिकंसिलेबल विद द मॉर्टगेज, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस विद इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, विच एक्सरसाइज ऑफ राइट वॉज स्टॉप्ड बाय एज नेबर आर रिलेवेंट फैक्ट्स। मतलब वो कब उसने अपनी फिशरी के जो फिशरी थी उसे मॉर्टगेज किया उसके फादर ने, कोई सब्सिक्वेंट ग्रांट किया क्या कुछ उस फिशरी, मतलब उसके फादर ने कि किसी को सब्सिक्वेंट ग्रांट दिया क्या उस फिशरी का, ये सारे ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट है। किसी ने क्या बोलते हैं उस राइट को एक्सरसाइज करने से स्टॉप किया क्या किसी नेबर ने, तो वो सब भी क्या है? रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। अब जैसे सती प्रथा थी वो ख़त्म हो गई है ना, तो क्यों? क्योंकि उसे कोर्ट ने स्टॉप किया ना, इलीगल थी वो। तो ये सब फैक्ट्स भी आगे अगर सती प्रथा का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये सब फैक्ट्स भी रेलेवेंट ही होंगे कि कोर्ट ने उसे कब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, कब उसे इलीगल डिक्लेयर किया। देन सेक्शन 12 फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो 12 बोल रहा है कि कोई ऐसा स्टेट ऑफ माइंड था, ये इंटेंशन था किसी का, या नॉलेज था, ये कोई काम आपने गुड फेथ में किया, या कहीं नेग्लिजेंस आपने बरती, या फिर कोई रैशनेस, इल विल, गुड विल, इस चीज़ के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता हुआ कोई भी फैक्ट है जो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, ठीक है, इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहा है, वो क्या है? रिलेवेंट है। दोज फैक्ट्स आर रिलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडीली फीलिंग इज एन इशू।
अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो, ए और बी थे, या ए और बी छोड़ो, एक केस आपने सुना होगा, जॉली जोसेफ केस। इस पे एक सीरीज़ भी बनी थी। साइनाइड खिला के उस लेडी ने अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था, ठीक है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पॉइजन की वजह से फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई है, ठीक है। सर्वाइविंग मेंबर कौन थी? सिर्फ वो लेडी थी। तो जो भी ऐसे फैक्ट्स है जो प्रूव कर रहे हैं कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुकी थी क्या इसी सेम चीज़ में, या उसने कोई नेग्लिजेंस बरता था खाना खाने में, क्योंकि खाना खाने के बाद डेथ हो जाती थी, तो उनकी तबीयत ख़राब होती थी। खाना खाने के बाद जस्ट बाद उन लोगों की तबीयत ख़राब हुई, फिर कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये खाना खाने के जस्ट बाद तबीयत ख़राब होना और फिर उनकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाना, ये क्या है? ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। वो लेडी क्या पहले कभी कन्विक्ट हुई थी क्या? अगर हुई थी तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट है ना। तो ये सब क्या हो गए? ये रेलेवेंट फैक्ट्स हो गए। कोई नेग्लिजेंस अगर किसी ने बरता, तो नेग्लिजेंस से जो नुकसान हुआ, ठीक है, वो क्या हो गया? रेलेवेंट फैक्ट हो गया। मान लो आपके पास मान लो पिटबुल है, पिटबुल इंडिया में बैन है ना। आप उसको वॉक कराने लेके गए, उसने किसी को बाइट कर दिया, आपने उसे खुला छोड़ दिया था, तो ये क्या हो गया? आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस हो गया। उसने सामने वाले को बाइट किया, ये प्रूव करता है कि आप नेग्लिजेंट थे, ठीक है। तो ये फैक्ट भी क्या हो गया? रेलेवेंट हो गया। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। तो जो रेलेवेंट फैक्ट है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस शो होना चाहिए, पर पर्टिकुलर मैटर जो क्वेश्चन है, अगर मैटर ऑफ क्वेश्चन ये है, मैटर इन क्वेश्चन ये है कि उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, तो पर्टिकुलरली उसका आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही खाना बनाती है, या फिर कोई ऐसी जनरल बात नहीं बोल सकते जो जनरली डेली रूटीन में अगर कोई फॉलो कर रहा है, जनरली कोई बात बोल दी, नहीं, कोई पर्टिकुलर रेफरेंस में जो मैटर इन क्वेश्चन है उसके रेफरेंस में पर्टिकुलर उस दिन क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड था, उस दिन क्या उसका इंटेंशन था, वो रिलेवेंट है। जनरली जो इसका इंटेंशन रहता है, जनरली जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो रेलेवेंट नहीं है। कि उसका तो पहले से ही मारने का प्लान था, नहीं, उस दिन क्या था उसका, उस फैक्ट से रिलेटेड क्या था, उस जो क्वेश्चन है उस इशू से रिलेटेड क्या था, उसका स्टेट ऑफ माइंड, ये प्रूव करना है, उसके लिए फैक्ट्स लाने हैं। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? बट वेयर अपॉन ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस प्रीवियस कमीशन ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेटेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट है। अगर उसने प्रीवियस कोई कन्विक्शन किया है जहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट हो सकता है, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन अगर आप अक्यूज का बताओगे कि हाँ ये पहले भी पनिश हुआ था इसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ भी रेलेवेंट हो जाएगी। अगर अभी मैटर ऑफ जो क्वेश्चन चल रहा है कोर्ट में, अगर उसमें ऐसा है कि उसकी पनिशमेंट और इंक्रीज़ हो सकती है, तो प्रीवियस वाला कन्विक्शन बताने से तो प्रीवियस वाला कन्विक्शन भी रेलेवेंट ही माना जाएगा। इलस्ट्रेशंस आर गिवन, you can go through them. Then section 13 says that facts bearing on question whether act was accidental or intentional. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि जो फैक्ट्स हैं, जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल हुआ है कि इंटेंशनल था, इंटेंशन जो है वो क्वेश्चन में है, मेंस रिया, कि वो नॉलेज से किया गया था, कोई इंटेंशन से, पर्टिकुलर इंटेंशन से किया गया था या नहीं किया गया था, कोई इंटेंशन से वो हो गया अनइंटेंशनली एक्सीडेंट में। अब ए रोड से जा रहा था और उसे ट्रक ने आके यहाँ से बहुत तेज़ उसकी कार पे टक्कर मारी, उसकी वहीं डेथ हो गई,
ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रक का जो ड्राइवर था ना, वो उसकी ए से लड़ाई हुई थी, तो ड्राइवर का जो मालिक था उसकी ए से लड़ाई हुई थी, तो उनका कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो इसलिए उसके मालिक ने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दिए, तू जा और ए को ट्रक से उड़ा दे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है इसमें कि क्या ये एक्सीडेंट था कि या ये इंटेंशनल था। अब जो फैक्ट्स ऐसे हैं जो एक सीरीज बना रहे हैं ऑफ सिमिलर अकरेंसेस, सिमिलर ऑकरेंस बना रहे हैं, एक सीरीज का फॉर्म बन रहा है, मतलब एक चेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सुना होगा, वो उसका पार्ट बन रहा है वो, तो फिर वो सब रेलेवेंट है, वो सीरीज का हर एक पार्ट रेलेवेंट है। मान लो बी से कोई प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई थी, ये चीज़ रेलेवेंट है। बी का ड्राइवर था, ये चीज़ रेलेवेंट है। बी ने पहले भी मारने की कोशिश की थी ए को, ये रेलेवेंट है। एक दिन पहले ही ए और बी में झगड़ा हुआ था, ये रेलेवेंट है। यू कैन गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस। देन सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है कि ये उन फैक्ट्स के बारे में बात करता है जहाँ ये क्वेश्चन है कि कोई एक्ट या तो किया, क्या वो एक्ट हो गया था या नहीं हुआ था। कोई एक्ट was done or whether a particular act was done or not done। तो अगर कोई एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस है जिसके थ्रू वो एक्ट किया जाता है, तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को चिट्ठी लिख के भेजनी थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ऑफर भिजवाते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और जैसे ही वो कोर्स ऑफ बिजनेस में आ जाता है तो क्या माना जाता है, जब ऑफरर के कंट्रोल से वो चीज़ निकल जाती है तब क्या माना जाता है कि वो सेंड हो चुका है। तो ये जो कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। सो सेक्शन 15 सेज दैट, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। कन्फेशन एंड एडमिशन, बोथ टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या दोनों सेम टर्म्स हैं? तो दोनों सेम टर्म्स नहीं होते हैं। एडमिशन सिविल केसेस में भी हो सकता है और क्रिमिनल केसेस में भी हो सकता है, वेयर एज कन्फेशन क्रिमिनल केसेस में होता है। ठीक है, तो स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। सेक्शन 15 डिफाइन करता है एडमिशन को। तो एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट, ओरल या डॉक्यूमेंट्री। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है, या तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, विच सजेस्ट एनी इन्फेरेंस एज टू फैक्ट एन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसा कंक्लूजन पे पहुंचाता है, कोई फैक्ट एन इशू पे या रेलेवेंट फैक्ट के कोई कंक्लूजन पे पहुंचा रहा है, जो फैक्ट एन इशू चल रहा है। मान लो ये फैक्ट एन इशू चल रहा है कि ए के पार्ट पे नेग्लिजेंस था कि नहीं था, तो ए ने खुद ने एडमिट कर लिया कि हाँ मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस था, बात ही ख़त्म हो गई। फैक्ट एन इशू का क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। सामने वाले ने खुद ने ही बोल दिया हाँ मैंने किया है, तो ये क्या हो गया? एडमिशन हो गया। 15 में इसकी डेफिनेशन है, याद रखना है। देन 16 सेज दैट एडमिशन टू बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब 16 क्या बात करता है? प्रिंसिपल और एजेंट की बात करता है। प्रिंसिपल और एजेंट का हमें ऑलरेडी पता है कि क्या रिलेशनशिप रहता है। मैंने अगर अपना एजेंट बनाया हुआ है, एजेंसी का क्या रहता है कि अगर मेरा कोई एजेंट है, मेरे लिए काम कर रहा है वो, है ना, अगर उसने कुछ भी बोला, कुछ भी उसने किया, उसका कोई भी एक्ट, क्या होगा? उसके लिए मैं लायबल होंगी, है ना। कोई भी एजेंट ने कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है अगर, किसकी तरफ से? या तो पार्टी की तरफ से या बाय एजेंट, या पार्टी के एजेंट की तरफ से। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस,
एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, या तो एक्सप्रेस किया है या कोई एक्ट करके किया है, एक्ट करके दर्शाया है। ऑथराइज बाय हिम टू मेक देम, जो उसके प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया था उसे करने के लिए। आर एडमिशन, ठीक है, कोई भी एजेंट ने किया है या पार्टी ने किया है, कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस किया है, कुछ स्टेटमेंट दिया है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कुछ एक्ट किया है, तो वो क्या माना जाएगा? ऑथराइज्ड बाय हिम माना जाएगा और एडमिशन माना जाएगा। अब स्टेटमेंट्स कौन कौन देगा तो वो एडमिट माने जाएंगे, उनका एडमिशन माना जाएगा। पार्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है वाइल होल्डिंग द कैरेक्टर, पार्टीज हु हैव प्रोप्राइटरी या पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट मतलब कोई पैसे का लेन देन, तो वो उसी कैरेक्टर में आके अगर बात कर रहा है तो। अब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? जैसे ट्रस्टी हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसी कैरेक्टर में रह के अगर वो बात करेगा, उसी कैरेक्टर में रह के अगर वो कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट देगा तो वो उसका स्टेटमेंट क्या होगा? एडमिशन माना जाएगा। मतलब अगर वो ट्रस्टी है तो वो ट्रस्टी की कैपेसिटी में देगा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसे कोई नॉर्मल पर्सन जाके नहीं, वो एज अ ट्रस्टी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो इंटरेस्टेड पार्टी रिप्रेजेंट करेगा। पेक्यूनरी इंटरेस्ट कोई पैसों का लेन देन है, मान लो कोई बेनिफिशरी है ट्रस्ट का या को ओनर है कोई प्रॉपर्टी का, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करके क्या करेगा? अपने आप को ही रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, उसी कैरेक्टर में काम करेगा, उसी कैरेक्टर में स्टेटमेंट देगा। अब देखो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, सॉरी ये बी वाला जो पॉइंट है, ये क्या बात कर रहा है? प्रेडेसेसर का इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मतलब मैंने अगर किसी से इंटरेस्ट डिराइव किया अपना, मैंने किसी से प्रॉपर्टी परचेज करी, तो वो जो सेलर है अगर वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है प्रॉपर्टी के बारे में तो वो क्या होगा? वो भी एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। देन सेक्शन 17 क्या बोलता है? एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। Section 17 says that admission by person whose position must be proved as against party to suit। तो 17 ये बोल रहा है कि किसी पार्टी का अगर पोजीशन प्रूव करना है, अगर किसी पार्टी का पोजीशन या लाइबिलिटी क्वेश्चन में है और इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट लाइबिलिटी और पोजीशन, मतलब उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है किसी पार्टी ने तो उनका पोजीशन और लायबिलिटी भी प्रूव करना नेसेसरी है एज अगेंस्ट द अदर पार्टी, कि उनका दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में क्या रिलेशनशिप है। इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजिशन इन सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट देम इफ दे आर मेड while the person making them occupies such position or subject to such liability। अब देखो इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए ने बी को अपना एजेंट बनाया और बोला बी से कि तुम मेरे लिए रेंट कलेक्ट करो, तो फिर ए ने बी रेंट कलेक्ट करता था ए के लिए, सॉरी ए रेंट कलेक्ट करता था बी के लिए, बी ने ए को एजेंट बनाया हुआ था रेंट कलेक्ट करने के लिए और ए रेंट कलेक्ट करता था बी के लिए। अब बी ने बोला कि तुमने सी से तो रेंट लिया ही नहीं, उसने बोला बी ने कि तुमने सी से रेंट क्यों नहीं लिया, तो ए ने बोला उसके एजेंट ने कि सी को तो आपको कोई रेंट ही ड्यू नहीं है, मतलब सी आपको कोई रेंट ही ओ नहीं करता, ठीक है। अब ये दोनों लड़ते लड़ते कोर्ट के पास गए, बी बोल रहा है सी रेंट ओ करता है मुझे, ए बोल रहा है कि नहीं करता, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला बुलाओ ज़रा सी को बुला लो। कोर्ट ने सी को बुलाया, है ना, सी ने बोल दिया हाँ मैं रेंट ओ करता हूँ, तो ये क्या हो गया? सी की पोजीशन प्रूव करनी पड़ी। तो स्टेटमेंट मेड बाय सी दैट ही ओज बी रेंट इज एन एडमिशन, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? एडमिशन हो गया, और ये एक रेलेवेंट फैक्ट है।
अब सेक्शन 18 बोलता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टीज। अब स्टेटमेंट दिया जा रहा है बाय एनी पर्सन टू हुम अ पार्टी टू अ सूट हैज़ एक्सप्रेसली रेफर्ड टू। मतलब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और ए ने बोला जाओ जाके सी से पूछ लो, है ना। तो यहाँ ए ने उसको रेफ़र किया है कि तुम जाके सी से पूछ लो, सी को सब पता है इस बारे में। तो ये क्या हो गया, एक पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी को रेफ़र किया है फॉर आस्किंग एनी इंफॉर्मेशन, फॉर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर टू द डिस्प्यूट। मतलब जो मैटर चल रहा है डिस्प्यूट में, तो वो भी क्या होगा, एडमिशन होगा। उस सी ने जो भी स्टेटमेंट दिया कि हाँ ये है, ये नहीं है, तो वो भी क्या होगा, एडमिशन होगा, क्योंकि ए ने उसे रेफ़र किया था ना। अब सी कुछ भी बोले चाहे उसको क्या मानेंगे, एडमिशन मानेंगे, क्योंकि ए ने खुद ने उसको रेफरेंस दी थी सी को। अब 19 बोलता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम बाय ऑन देयर बिहाफ। अब देखो जनरल रूल ये है, अगर कोई चीज़, जैसे मैंने अगर कोर्ट के सामने चीज़ कोई बोली तो वो मैं खुद अपनी चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती, बट दूसरों ने कुछ बोली तो उसके अगेंस्ट मैं उसको प्रूव कर सकती हूँ। मतलब मेरा और किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मैंने जो भी कुछ बोला, ठीक है, उसको मैं ये प्रूव नहीं कर सकती हूँ मैंने तो ये बोला था, पर सामने वाली पार्टीज़ ने अगर कुछ मुझसे बोला कि ये तो कुछ भी, मान लो ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज है या कुछ भी है, कि इसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो मैं प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है, बट मैं अपना खुद का प्रूव नहीं कर सकती बोला हुआ। बट इसका एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 19 में कि कब अपना खुद का कोई प्रूफ कर सकता है बोला हुआ स्टेटमेंट। तो जैसे अगर किसी की डेथ हो गई और उससे पहले उसने अगर कुछ बोला था तो वो क्या होगा, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, बट देखो एडमिशन मैंने क्या बताया कि कोई भी कोर्ट में जाके कोई चीज़ अगर एडमिट करता है तो मतलब वो एडमिट, अगर कोई सेल्फ सर्विंग चीज़, दो तरह के एडमिशन होते हैं। एक तो होता है सेल्फ सर्विंग, कन्फेशन भी इन्हीं दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ हार्मिंग, ठीक है। एविडेंस में हम बोलते हैं इनकल्पेटरी एविडेंस, कन्फेशन, इनकल्पेटरी कन्फेशन, और इसमें बोलते हैं सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग। एडमिशन में सेल्फ सर्विंग सेल्फ हार्मिंग होता है और कन्फेशन में इनकल्पेटरी कन्फेशंस होते हैं। तो जो ये सेल्फ हार्मिंग कन्फेशंस होते हैं ना, एडमिशंस होते हैं सेल्फ हार्मिंग एडमिशन, वो ही कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, वो ही कोर्ट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो सेल्फ हार्मिंग नेचर के होते हैं, जो मैं अपने अगेंस्ट ही बोल रही हूँ। जो सेल्फ सर्विंग होते हैं वो कोर्ट में जनरली एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला, ठीक है, तो वो सामने वाली पार्टी मेरे अगेंस्ट प्रूफ करती है। मैं कोर्ट को क्यों बताऊंगी, मैं तो अपने आप को बचाना ही चाहूंगी ना। तो ऐसा होता है। तो अगर किसी और पर्सन से अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बोला और उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा बताया, तो मैं कोर्ट में जाके उसके खिलाफ बोलूँगी ना, है ना। वो तो नहीं बोलेगा, वो तो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स देगा ताकि वो बचा रहे। तो ये एडमिशन, ये जो सेक्शन 19 है ना, ये ऐसे स्टेटमेंट्स बोलता है जो कि सेल्फ सर्विंग नेचर के हैं। जो कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग होता है ना, वो जो पर्सन वो स्टेटमेंट दे रहा है वो प्रूव नहीं कर सकता है। अपनी ही अच्छाइयाँ मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ ना। तो जो स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग होते हैं वो
कोई भी खुद प्रूव नहीं कर सकता है, एक्सेप्शंस दिए हैं सेक्शन 19 में. Admissions are relevant may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf by. पर ये किसकी तरफ से प्रूव नहीं हो सकता है? ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स देम. जो ये बोलता है, वो स्टेटमेंट खुद देता है, वो ये प्रूव नहीं कर सकता है. ठीक है. एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस. अगर देखो, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो तो डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 हम पढ़ेंगे, उसमें उसका जो भी उसने स्टेटमेंट दिया उसमें आएगा. बट अगर उसकी डेथ नहीं होती, वो मर जाता है पर वो डेथ बेड पे होता है, तब उसने अगर जो भी स्टेटमेंट दिया होता है ना, वो सेक्शन 19 में रेलेवेंट हो जाता है. सेकंड क्या है कि एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट व्हेन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड. कोई स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी एग्जिस्ट कर रही, तब वो ऐसा कोई स्टेटमेंट बोल रहा है. जैसे स्टेट ऑफ माइंड का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ जो मुझे अभी जस्ट माइंड में आया. जैसे स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, किसी ने अभी क्राइम किया है तो वो ऑब्वियसली डरा होता है, तब उसने कुछ भी बोल दिया, उसके मुंह से कुछ भी उगल गया, तो क्या हो गया? उसी स्टेट ऑफ माइंड में उसने बोला ना, तो तब वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका स्टेट ऑफ माइंड का यही मतलब है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में अगर उसने कुछ भी ऐसा बोला, कोई भी ऐसा कंडक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा? जिसका फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो वो भी एडमिसिबल होगा. या फिर कोई भी एडमिशन में भी प्रूव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज़ रेलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन. या फिर जो अदरवाइज देन एन एज एन एडमिशन प्रूव हो सकते हैं, ऐसे भी जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, एडमिशंस होंगे, उनको सेक्शन 19 में गवर्न किया, मतलब एक्सेप्ट करा जा सकता है कोर्ट के थ्रू. यू कैन गो थ्रू द इलस्ट्रेशन, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब देखो, ई वाला ही इलस्ट्रेशन पढ़ लो. ए के ऊपर ये एलिगेशन है कि उसके पास काउंटरफीटेड करेंसी है. ठीक है, जो उसे पता है कि वो काउंटरफीटेड है, नकली नोट है, और ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड, उसने ये बोला कि मैं आपको ये प्रूव करके दिखा दूंगा कि मेरे पास नहीं है काउंटरफीटेड नोट, मुझे नहीं पता था, मैंने तो एक स्किलफुल पर्सन को बुला के उन नोट को, मतलब मैंने बैंकर को बुला के उन नोट को चेक करवाया था उसकी मशीन में, और उसने मुझे बोला था कि नोट बिल्कुल जेन्युइन है. तो ये क्या हो गया? ये चीज़ वो प्रूव कर सकता है, भले ये सेल्फ सर्विंग है, पर ये चीज़ वो प्रूव कर सकता है. अब सेक्शन 20 क्या बोलता है? व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट. मतलब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो कोर्ट के आगे, पर उसके ऊपर क्या आप कोई भी ओरल एडमिशन दे सकते हो क्या? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के प्रूव करने के लिए नहीं दे सकते, अनलेस वो जो डॉक्यूमेंट है, द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम, जो वो पार्टी है जो उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाह रही है, दैट पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस. मतलब वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है, और इसलिए वो उसके कंटेंट प्रूव कर रही है. और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, या तो डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस ही इन क्वेश्चन में है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, तो तब ओरल एडमिशन ले सकता है कोर्ट. और अगर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के लिए अगर जो पार्टी है वो इंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, तो तब भी वो ओरल एडमिशन दे सकती है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे. देन ये दोनों चीज़ें याद रखना, अपने बेयर एक्ट्स में भी अंडरलाइन कर लो. देन सेक्शन 21 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट. तो कोई भी सिविल केस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होंगे अगर कोई कंडीशन पे बेस्ड है. वो एडमिशन कोई कंडीशन पे बेस्ड है कि दैट द एविडेंस ऑफ इट इज़ नॉट टू बी गिवन.
मतलब पार्टीज़ ने अपने में कोई कंडीशन एक सांठगांठ बनाई हुई है कि ये एविडेंस हम कोर्ट में नहीं पेश करेंगे, या फिर अंडर द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज अग्रीड टुगेदर दैट द एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी प्रोड्यूस। या तो कोर्ट को ऐसा सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा लग रहा है कि पार्टीज ने अग्री किया हुआ है कि जो एविडेंस है वो हम कोर्ट के सामने पेश नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें रेलिवेंट नहीं होंगी, वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं होंगे जिसमें पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ एक अग्रीमेंट किया होगा कि हम इस एडमिशन पे एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जो एडमिशन होते हैं ना वो वॉलेंट्री होने चाहिए, मतलब वो फ्री विल के साथ होने चाहिए, किसी का इंड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए, थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। इंड्यूसमेंट मतलब कोई लालच नहीं देना चाहिए कि ये कर दो, तुम्हें घर वालों से मिला देंगे, या ये स्टेटमेंट दे दो तुम्हें इस केस से छुड़वा देंगे, या तुम्हें ये पैसे दिलवा देंगे उस पार्टी से, मतलब कुछ भी लालच दे सकता है कोई, है ना, कन्फेशन देने के लिए। ठीक है, अभी ये कन्फेशन वाले हम थोड़ी देर बाद के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम सेक्शन 25 देख लेते हैं। सॉरी, सेक्शन 25 छोटा सा है इसलिए ये पहले देख लेते हैं। तो सेक्शन 25 बोलता है कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में एस्टॉपल। तो जो एडमिशन होता है ना वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कौन सा सेक्शन बोलता है कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि नहीं होता है, ये वन लाइनर में भी आ जाता है। इज एडमिशन अ कंक्लूसिव प्रूफ, तो इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट एक्ट्स एज अ एस्टॉपल, एज एन एस्टॉपल। एस्टॉपल क्या होता है कि कोई भी पार्टी ने अगर तुम्हें कोई प्रॉमिस कर दिया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें प्रॉमिस किया कि चल आज चल के मैं ट्रीट दूंगा, पिज़्ज़ा खाएंगे, क्या अब इस चीज़ से तुमने पूरा मन बना लिया, सब कुछ अब तैयार व्यार होने लगा, अब इस चीज़ से क्या पीछे हट सकता है, क्या नहीं हट सकता ना। तो ऐसे ही एडमिशन काम करता है, वो एक स्टॉपल, उसे वहीं रोक दिया जाता है कि तुम अब इससे मुकर नहीं सकते हो, पर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ हमने पढ़ा था ना सेक्शन 2B, तो वो नहीं होता है ये। अब 22, 23, 24, 22 to 24 कन्फेशन की बात करते हैं। तो कन्फेशन क्या होते हैं, एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है, वही सेम चीज़, पर ये क्रिमिनल केसेस के लिए होता है। ये इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब जो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नेचर के होते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी बहुत सारे केसेस में चैलेंज की गई है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये उसके अगेंस्ट है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। कौन से केस में बोला था ये, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालो उग्गत, इस केस में ये चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल सेक्शन 27 ऑफ IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब सेक्शन 23 है। ठीक है, बट कोर्ट ने यही बोला कि देखो कन्फेशन अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, ये कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये किसी को आप इंड्यूस नहीं कर रहे हो, कोर्स नहीं कर रहे हो, थ्रेट नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट का मतलब लालच देना, थ्रेट का मतलब धमकाना कि ये बोल नहीं तो तेरे को मारूंगा या कुछ करूंगा, उसे धमका रहे हो आप। ये फैमिली के साथ रहना है ना वापस, ऐसे करके मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर धमकाते हैं कि बीवी बच्चों से मिलना है ना, घर वालों से प्यार नहीं है क्या, ये सब क्या हो गया, थ्रेट हो गया। कोअर्जन, फोर्सफुल, आप फोर्सफुली उसे उगलवा रहे हो कोई अनलॉफुल एक्ट करके कि तेरे घर वालों को मार देंगे अगर ये तूने नहीं बोला तो, ये क्या हो गया, अनलॉफुल एक्ट करने के लिए आप उसे फोर्स कर रहे हो ताकि वो कोई स्टेटमेंट दे दे, तो आप सामने वाली पार्टी को फोर्स कर रहे हो। और
या तो प्रॉमिस करके चल तेरी सज़ा कम करा देंगे, ये चीज़ तो कोर्ट में बोल देना, ये सब नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है, सेक्शन 22 बोलता है। तो सेक्शन 22 सेज दैट कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड इज रेलिवेंट। कोई भी कन्फेशन विच इज इनकल्पेटरी इन नेचर, इनकल्पेटरी मतलब सेल्फ हार्मिंग, ठीक है, वो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एडमिशन ऑफ गिल्ट होना चाहिए उसका, तो वो रेलिवेंट माना जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है। इफ द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट दैट हैव बीन कॉज्ड बाय, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कन्फेशन सामने वाले आदमी ने इंड्यूस होके, मतलब किसी लालच में दिया है, थ्रेट, किसी थ्रेट की वजह से दिया है, किसी कोर्जन की वजह से दिया है, या किसी की प्रॉमिस की वजह से दिया है ना, इन चारों की वजह से अगर दिया है तो वो इररेलेवेंट माना जाएगा। और उस ये जो है ना थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोर्जन, प्रॉमिस, ये किससे मिलता जुलता होना चाहिए, जो पर्सन के ऊपर चार्ज लगा है ना उसके रेफरेंस में होना चाहिए कि तू ये बात कोर्ट में कबूल कर ले, जो तेरे पे चार्जेस लगे हैं तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, या फिर ये तेरे बीवी बच्चों को मैं हार्म कर दूंगा, मार दूंगा अगर तूने ये नहीं बोला, तो ये चार्ज एक्सेप्ट नहीं किया तो चार्ज के रेफरेंस में ही होना चाहिए। प्रीसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी एंड सफिशिएंट, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन जैसे पुलिस वाला, वो डराए धमकाए, है ना, तो वो सफिशिएंट माना जाएगा। इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का ये ओपिनियन है कि वो इन सब चीज़ों से दिया जा रहा है जो भी कन्फेशन है, टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड विच वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग। अब उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कन्फेशन मैंने दे दिया कोर्ट में तो उसको कोई एडवांटेज गेन हो जाएगा। कोर्ट का ऐसा फीलिंग है कि अगर सामने उस आदमी को ऐसा लग रहा है, जो कन्फेशन दे रहा है उसे ऐसा लग रहा है, वो लालच में आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है अगर उसने ये कोर्ट के सामने कबूल कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसको कोई गेन हो जाएगा, कोई एडवांटेज गेन हो जाएगा, या कोई ईवल को अवॉइड हो जाएगा। मतलब पुलिस वाले ने धमकी दी तेरे घर वालों को मार दूंगा मैं, मिलने नहीं दूंगा तेरे को उससे, तू ये कोर्ट में कबूल ले, अगर तूने नहीं कबूला तो मैं ऐसा कर दूंगा। अब उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कबूल लिया तो वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को सही रखेगा, है ना, नहीं मारेगा उन्हें। तो ये क्या हो गया, किसी ईवल को अवॉइड करना हो गया। तो कोर्ट को अगर ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, कोर्ट का ये ओपिनियन है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस जो कन्फेशन है उसे इररिलेवेंट मानेगा। प्रोवाइड दैट इफ कन्फेशन इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच थ्रेट, coercion, promise has been removed, it is relevant। मतलब जब वो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, कोर्जन, प्रॉमिस ये सब किया गया था, अब वो चीज़ रिमूव हो चुकी है। मान लो 6 महीने पहले किसी ने धमकाया था उसको, पर 6 महीने बाद भी वो सेम कन्फेशन दे रहा है, तो कोर्ट ये क्या मानेगी कि वो चीज़ें जो हैं थ्रेट, इंड्यूसमेंट वगैरह वो सब रिमूव हो चुकी है, और फिर रेलेवेंट मान लेगी कन्फेशन को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट, मेनली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। तो कोई भी कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं होता, मेनली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन practiced on the accused person for purpose of obtaining it। मतलब कोई अगर उससे ऐसा बोले अक्यूज से कि तू मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है अपना, पर उसने जाके कोर्ट में ये बोल दिया, या तू बता दे मैं ना सज़ा नहीं दूंगा तुझे, पर उसने सज़ा दे दी कोर्ट ने, तो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपको कन्फेशन इररिलेवेंट है क्योंकि वो तो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में था। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन, मतलब कुछ डिसीव करके उस पर्सन को से ऑब्टेन किया कन्फेशन,
कुछ भी चीज़ मतलब झुटला के या कुछ भी ऐसा ताकि वो उगलवा के, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो उसने उगला है कन्फेशन वो इरेलीवेंट है। व्हेन ही वॉज ड्रंक, कि वो इंटॉक्सिकेटेड था तब उसने कन्फेशन दे दिया, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि इंटॉक्सिकेटेड है तो उसने जो भी कन्फेशन दिया है वो इरेलीवेंट है, रेलेवेंट ही मानेंगे उसे। इट वॉज मेड आंसर टू द क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू हैव आंसर्ड। अब कोई ऐसा क्वेश्चन जज ने पूछा उससे और उसने उसका आंसर दे दिया जिसका वो बाउंड नहीं था आंसर देने का, पर फिर भी उसने आंसर दे दिया, है ना, तो ऐसा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो बाउंड था ही नहीं, अब तो ये कन्फेशन थोड़ी ना है, नहीं वो कन्फेशन ही होगा। whatever may have been formed of those questions because he was not warned that he was not bound to make such confession। कि मेरे को तो बताया नहीं कि मैं बाउंड नहीं हूँ इस कन्फेशन देने से, ये स्टेटमेंट, ये इसका आंसर देने से। उससे पूछा कि तुमने ही मारा है? हाँ मारा तो मैंने ही है, बट ऐसा ऐसा हो गया था, इसने मुझसे बहुत तेज़ चल गया था तो इसलिए मैंने मार दिया। अरे भले ही वो बाउंड नहीं था आंसर देने के लिए, पर अब तो उसने कन्फेस कर लिया है ना, तो वो बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं था कि झूठ बोलना होता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, रेलेवेंट ही होगा वो उसका जो भी स्टेटमेंट देगा। एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, तो वो एविडेंस उसके अगेंस्ट में ही काम आएगा। देन सेक्शन 23 क्या बोलते हैं? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। सबको पता है ये चीज़, तो किसी ने लॉ नहीं भी पढ़ी उसको भी पता है। कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर हम लोग कोर्ट में इनवैलिड कंसीडर करते हैं, हम लोग उसको एडमिसिबल नहीं मानते हैं, ठीक है। कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर एज अगेंस्ट पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, उसको प्रूव करना पड़ेगा, शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। नो कन्फेशन मेड बाय द पर्सन व्हाइल ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। मतलब कोई भी उसने पुलिस कस्टडी में पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी कन्फेशन दिया तो उसके अगेंस्ट में वो प्रूव नहीं किया जा सकता अनलेस देर इज़ अ इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट वहाँ बैठ के समोसा खा रहा है पास में और यहाँ पर कन्फेशन चल रहा है और बस प्रेजेंस हो गई, मजिस्ट्रेट वहीं तो था, मजिस्ट्रेट ने तो सुना ही नहीं ना, बट इमीडिएट प्रेजेंस होनी चाहिए मजिस्ट्रेट की, तब कन्फेशन वैलिड माना जाएगा, एक रेलेवेंट माना जाएगा। नो कन्फेशन मेड बाय, तो ये हो गया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अब देखो इसका एक केस भी है कि देखो अब एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने पुलिस ऑफिसर से बोला, उसको ये पता था कि पुलिस के सामने मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो कन्फेशन नहीं होगा, तो उसने बोला पुलिस ऑफिसर से कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं मारा उसको, मैंने ही मारा है उसको, मैंने ही सी को मारा है, और तुम्हें पता है मार के मैंने उसका चाकू कहाँ छुपाया? उस टंकी के पीछे छुपाया। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारा कन्फेशन तो वैसे भी कोर्ट नहीं मानेगा। तो पुलिस ने फटाफट ऑर्डर दिया और भेजा उस प्लेस पे जहाँ उसने बोला था, जहाँ टंकी है, कि इसके पीछे चेक करो चाकू है क्या। चाकू वहीं मिला, तो ये क्या हो गया? किसी चीज़ की डिस्कवरी हो गई उसके कन्फेशन से, ए के कन्फेशन से किसी चीज़ की वेपन की डिस्कवरी हो गई, मर्डर वेपन की। तो क्या ये डिस्कवरी जब हुई तो क्या ये कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, बट उस डिस्कवरी के पार्ट तक माना जाएगा। मतलब वो जो डिस्कवरी हुई ना, जो उसने फैक्ट्स बताए, उससे जो भी डिस्कवरी हुई वो डिस्कवरी रेलेवेंट मानी जाएगी कोर्ट में, बट पूरा का पूरा भले ही कन्फेशन हो या ना हो, पर वो जो डिस्कवरी हुई है उससे जो भी इंफॉर्मेशन अक्यूज से मिली है उस डिस्कवरी को रेलेवेंट माना जाएगा उस हद तक।
अब सेक्शन 24 says consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for the same offense. अब देखो, consideration of the proved confession affecting person making it and others jointly under the same trial. ठीक है, A, B, C इन तीनों ने मिलके एक ऑफेंस कमिट किया. ठीक है, अब क्या हुआ, A और B तो पकड़ाई में आ गए, C क्या है, वो भाग गया और वो एब्सकॉन्ड कर रहा है. एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो पुलिस को मिल नहीं रहा है. अब पूछताछ हुई दोनों से, दोनों का एग्जामिनेशन हुआ. ए और बी का अलग अलग एग्जामिनेशन होता है. दृश्यम मूवी में अपन ने देखा ही है कि पापा को अलग बुला के पूछते हैं, बेटी को अलग बुला के पूछते हैं, मम्मी को अलग बुला के पूछते हैं और सबके स्टेटमेंट देखते हैं वो कि सबके स्टेटमेंट सेम है कि नहीं है ना. ये देखा है अपन ने. तो ऐसे ही दोनों का अलग अलग एग्जामिनेशन हुआ. अब बी ने तो बोला कि मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था. पर ए ने बोला कि हाँ हमने ऑफेंस किया, मैंने, बी ने और सी ने, हम तीनों ने ऑफेंस कमिट किया है और हम फिर वहाँ से भाग रहे थे, इतने में हम पकड़ में आ गए. ठीक है, तो क्या ए का ये कन्फेशन बी और सी पे भी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा, भले ही सी एब्सकॉन्ड कर रहा है. ये एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है. भले ही सी एब्सकॉन्ड कर रहा है बट फिर भी उसे जॉइंट ट्रायल में ही माना जाएगा कि वो जॉइंट ट्रायल का पार्ट है. ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्टी है, उसको समन भेज चुके हैं. तो ए का कन्फेशन दोनों को जेल पहुंचवाएगा. तो यही लिखा है इसमें 24 में. अब एक्सप्लेनेशन में ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है, अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट. ये भी क्या होता है, ऑफेंस होता है. ये 1 लाइनर में आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ रिमेंबर इट. ऑफेंस क्या होता है, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस. या तो उसको उकसाना या फिर अटेम्प्ट करना. पॉइजन खरीद के लाना, अपना चाकू वाकू सब ढूंढ के रखना, गन वगैरह सब ढूंढ के रखना कि आते ही मार दूंगा, तो दैट इज़ ऑल. गोली गलत जगह पड़ गई है ना, या पॉइजन आपने चाय में मिला दिया, अब वो पीने ही जा रहा था, बच गया, अटेम्प्ट हो गया ना. तो ये अटेम्प्ट भी क्या होगा, ऑफेंस ही होगा, और अबेटमेंट भी क्या होगा, ऑफेंस ही होगा. और एक जने का कन्फेशन अगर जॉइंट ट्रायल चल रहा है तो एक जने का कन्फेशन दूसरे जने पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. सो दैट्स इट. कन्फेशन वाले पार्ट तक वी हैव कंप्लीटेड.